2014 में अमेरिका में 26 लाख लोगों की मौत हुई। इन 26 लाख लोगों में से 4000 लोग ऐसे थे जिन्होंने $8 मिलियन से ज़्यादा के असासे छोड़े। और इन 4000 लोगों में से एक आदमी था जिसका नाम था रोनाल्ड रील्ड। ये आदमी 25 साल तक एक गैस स्टेशन में काम करता रहा। इस आदमी ने 17 साल एक स्टोर में काम किया और ये वहाँ पे फर्श साफ करता था, यानी स्वीपर था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब ये आदमी 92 साल की उम्र में फोत हुआ तो इस आदमी के अकाउंट में $8 मिलियन के असासे थे। अब सवाल ये है कि इतना ज़्यादा पैसा कैसे आया। जब सारे अकाउंट चेक हुए तो पता चला कि इस आदमी का जितना भी पैसा है वो बिल्कुल सही है। इसने कोई भी स्कीम नहीं लड़ाई, कहीं से फ्रॉड नहीं किया, कोई लॉटरी नहीं निकली। सिर्फ बात ये थी कि इस आदमी के पास छोटी छोटी सेविंग्स होती थी। इसके पास छोटे से पैसे बचते, ये उनको सेव करता, उनसे एसेट खरीदता और करते करते उन छोटी छोटी सेविंग्स का जो कंपाउंडिंग इफेक्ट था उसकी मदद से इस आदमी ने 92 साल की उम्र में इतना ज़्यादा पैसा बना लिया कि इसने उन $8 मिलियन में से $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल को दे दिए और $2 मिलियन अपने ख़ानदान के लिए छोड़ दिए। और दूसरी तरफ अमेरिका में उसी दौरान एक और आदमी था जिसका नाम था रिचर्ड फोकन। इस आदमी के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि 40 ईयर्स की एज में ये आदमी रिटायर हो गया। इसने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया जिसमें 11 बाथरूम्स थी, जिसमें 7 गैरेजेस थे, 2 एलिवेटर्स थे और 2 स्विमिंग पूल्स थे। उस घर की मेंटेनेंस का खर्चा $90,000 होता था। लेकिन 2008 में इस आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होना शुरू हो गई और 2014 में ये बंदा जब फौत हुआ तो ये फाइनेंशियली करप्ट था। अब सवाल ये है कि वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जो एक आम इंसान को $8 मिलियन तक पहुंचा देती है और एक बिलियनर को बैंकक्रप्ट कर देती है। तो उस गिदड़ सिंगी का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी का मतलब है कि आप पैसे की नेचर को कैसे समझते हैं, आप पैसे की साइकोलॉजी को समझते हैं या नहीं समझते। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल एजुकेशन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप पैसे की साइकोलॉजी को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप पैसे की साइकोलॉजी को समझते हैं तो फिर आप बनेंगे रोनाल्ड रील्ड, यानी $8 मिलियन तक पहुंचेंगे। और अगर नहीं बन रहे, अगर आप पैसे की साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे तो फिर आप बनेंगे रिचर्ड, यानी कि सब कुछ पा के भी गवा देंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पैसे की साइकोलॉजी को समझने के लिए 3 टिप्स शेयर करूंगा। ये वही टिप्स हैं जिनको रोनाल्ड रील्ड ने यूज़ किया और छोटी छोटी सेविंग्स करके वो $8 मिलियन तक पहुंच गया। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ और वो है मनी एंड लक। हम सबको पता है कि जो बिल गेट्स है वो इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान है और हमेशा वो दुनिया के जितने भी अमीर तरीन इंसान हैं उनकी फहरिस्त में भी वो सरे फहरिस्त रहता है। और बिल गेट्स के पास जितना भी पैसा है उसका एक रीज़न है और वो है कोडिंग। क्योंकि बिल गेट्स को क्लास 8 से कोडिंग आती थी और बिल गेट्स जिस स्कूल में था उसमें उस दौर में भी कंप्यूटर था। अब मज़े की बात यह है कि उस दौर में जो ग्रेजुएट्स होते थे उनके पास भी कंप्यूटर नहीं होता था, लेकिन बिल गेट्स के पास 8th क्लास में भी कंप्यूटर था। अब उस दौर में 1 मिलियन में से एक बच्चे को कंप्यूटर तक रसाई हासिल थी और बिल गेट्स की जो लक थी वो 1 in a million थी, यानी कि 1 मिलियन बच्चों में से एक बच्चे के पास कंप्यूटर है और वो है बिल गेट्स। और बिल गेट्स ने खुद इस बात को कितनी बार तस्लीम भी किया है। और दूसरी तरफ बिल गेट्स का एक दोस्त था जिसका नाम था केंट एवंस। अब केंट एवंस बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो बिल गेट्स के साथ कोडिंग करता, वो बिल गेट्स के साथ कई सारे मसले हल करता कोडिंग के। हुआ ये कि मैट्रिक से पहले ही केंट एवंस माउंटेनियरिंग के लिए गया और वहाँ पर उसका हादसा हुआ और वो फोत हो गया। और अमेरिकन हिस्ट्री ये कहती है कि 1 in a million बच्चे के साथ माउंटेनियरिंग के दौरान कोई हादसा पेश आ सकता है। यानी कि केंट एवंस की भी एक किस्मत थी, उसकी ये किस्मत थी कि 1 in a million डेथ हो सकती है माउंटेनियरिंग के दौरान और उसने वही किस्मत पाई। अब सोचें किस्मत का रोल इसमें है कि नहीं है। और बिल गेट्स खुद कहता है कि अगर केंट एवंस आज जिंदा होता तो माइक्रोसॉफ्ट का वो भी को फाउंडर होता, क्योंकि वो बहुत अच्छा था और बहुत इंटेलिजेंट था। यानी कि बिल गेट्स ने 1 in a million लक पाई बिलियनर बनने के लिए और केंट एवंस ने 1 in a million लक पाई
मरने के लिए। और यहाँ पे यही चीज़ समझने वाली है कि कामयाबी में और पैसा बनाने के साथ किस्मत का भी बहुत अहम रोल है। और मज़े की बात यह है कि दुनिया का कोई ताकतवर से ताकतवर तरीन इंसान भी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकता। इवन के रूबर्ट शिलर वो बंदा था जिसने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता था। इसने कई सारे बिलियनर्स के साथ काम किया और इसने लोगों को बड़े ज़बरदस्त मशवरे दिए। इसके मशवरों के ऊपर लोगों ने इन्वेस्ट करके बिलियन डॉलर कमाए और फिर दुनिया ने माना कि हाँ, इस बंदे को इकोनॉमिक्स का पता है। रूबर्ट शिलर से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं कि कामयाबी के साथ किस्मत का कितना रोल है? तो रूबर्ट शिलर हंसना शुरू हो गया। वो कहने लगा कि ये बात सच है कि मुझे बहुत पता है इकोनॉमिक्स के बारे में, मैंने बहुत लोगों को बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं, लेकिन ये बात मैं खुद आज तक नहीं जान सका कि पैसे का, कामयाबी का और किस्मत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। टिप नंबर 2, मनी एंड ह्यूमिलिटी। मनी का और ह्यूमिलिटी यानी कि आजिज़ी का बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है। जितने भी करंट दौर में बिलियनर्स हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ सुने या उनका ड्रेस देखें तो कभी भी वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो फ़ख्र वाली हो। कभी भी आप उनके कपड़े देखकर उनसे इम्प्रेस नहीं होंगे। उन्होंने बहुत सिंपल कपड़े पहने होते हैं। हालांकि कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अगर चाहें तो सोने का लिबास पहन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा लिबास पहनते हैं। मिसाल के तौर पर मार्क ज़करबर्ग है, एलन मस्क है, बिल गेट्स है। और मज़े की बात यह है कि जिस बंदे की भी लॉटरी निकलती है, यानी कि जो एकदम से अमीर होता है, तो वो क्या करता है कि शो ऑफ करता है। वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लाइबिलिटीज़ खरीदेगा, वो अच्छा घर खरीदेगा, हर उस जगह पे पैसा लगाएगा जो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए होती है। और अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें तो जितने भी लोग लॉटरी से अमीर हुए हैं वो अगले 5 सालों में सड़क पर आ चुके होते हैं, क्योंकि वो अपना सारा पैसा लाइबिलिटीज़ पर लगा चुके होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक टेक बिलियनर था। उसने क्या किया कि एक दिन अपने असिस्टेंट को $5000 दिए और उसे बोला कि मुझे इन $5000 के कॉइन्स ला के दो, सिक्के ला के दो। उसका असिस्टेंट कॉइन्स ले आया। उसने क्या किया कि उन कॉइन्स को उठाया और जाके होटल के टेरेस पे बैठ गया और वहाँ से वो कॉइन्स उठाता और नीचे फेंकता। अब जो नीचे लोग घूम रहे थे उन्होंने देखा कि ऊपर से तो कॉइन्स आ रहे हैं। उन्होंने जाके उन कॉइन्स को पकड़ना शुरू कर दिया। और इस टेक बिलियनर को ये बात फन लग रही थी, शुगल लग रहा था कि मैं पैसे फेंक रहा हूँ और लोग उन पे झपट रहे हैं। और अगले 5 सालों बाद वो टेक बिलियनर सड़क पे आ चुका था। यानी कि पैसे को उस बंदे से नफरत है जो फ़ख्र करता है, जो गरूर करता है, जो शो ऑफ करता है। मिसाल के तौर पे आप रोनाल्ड रीड की एग्जांपल लें अगर, और रिचर्ड की एग्जांपल लें। अब रोनाल्ड रीड जो था वो ज़ाहिरी तौर पे एक स्वीपर बना हुआ था, यानी वो एक स्टोर में 17 साल झाड़ू लगाता रहा, लेकिन उसके पास पैसा तो था। लेकिन पैसा पसंद ही उस बंदे को करता है जो आजिज़ रहता है, जो अपनी औकात में रहता है। सच बात यह है कि मनी एंड ह्यूमिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जितने ज़्यादा आजिज़ होंगे आपके पास उतना ज़्यादा पैसा आएगा, और आप जितना ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर करेंगे उतने जल्दी आपसे पैसा चला जाएगा। टिप नंबर 3, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अब इन दोनों बातों में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। मिसाल के तौर पे 1929 में एक आदमी था जिसका नाम था जेसी लिवोमो। इस आदमी ने स्टॉक में बहुत अच्छा पैसा बनाया हुआ था। इसके पास $100 मिलियन के अथासे थे 1929 में। तो हुआ यूँ कि 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगी। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगी तो बड़े बड़े बिलियनर सड़क पे आना शुरू हो गए और लोगों ने खुदकशियाँ करनी शुरू कर दी। और जब ये न्यूज़ फैली तो जेसी लिवोमो की जो फैमिली थी वो भी परेशान हो गई कि शायद जेसी लिवोमो भी कहीं खुदकशी ना कर जाए। उस दौर में फ़ोन नहीं थे। जब जेसी लिवोमो अपने घर आया तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा कि क्या हम बर्बाद हो चुके हैं? तो जेसी लिवोमो हंसना शुरू हो गया और वो कहने लगा कि नहीं, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है। और जेसी लिवोमो ने उस एक दिन में $3 बिलियन कमाए, $3 बिलियन। और दूसरी तरफ उसी दिन अब्राहम जेम्स ने, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त मिलियनर था और उसने बहुत सारा पैसा कमाया था रियल एस्टेट में और उसको स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था और अपनी मेहनत के बलबूते पर उसने बहुत दौलत जमा की थी। उसी दिन 1929 के उसी दिन जिस दिन जेसी लिवोमो ने $3 बिलियन कमाए, उसी दिन अब्राहम जेम्स ने अपनी सारी दौलत गंवा दी और फिर वो इतना डिप्रेस्ड हुआ कि उसने खुदकशी कर ली। लेकिन 1929 में जेसी लिवोमो जब बिलियनर बना तो वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया।
अब वो अपनी मर्ज़ी से डिसीजन करता। उसके दिमाग में एक बात चली गई कि जो मैं कहता हूँ वो सही होता है, तो वही होता है जो मैं कहता हूँ। खैर हुआ यूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता उसके डिसीजंस की वजह से उसकी दौलत कम होने लगी और करते-करते एक दिन आया कि उसकी सारी दौलत ख़त्म हो गई और वो बैंकक्रप्ट हो गया। अगर हम अब्राहम जेम्स और जेसी लिओमो दोनों की स्टोरीज़ को ज़रा गौर से देखें, तो दोनों में एक बात कॉमन थी, यानी दोनों को पैसा बनाना आता था। और दोनों में एक और बात भी कॉमन थी, यानी उनको ये नहीं आता था कि पैसे को अपने पास कैसे रखा जाए, यानी हाउ टू स्टे वेल्दी उन्हें नहीं पता था। उन्हें ये तो पता था कि हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन पैसे को अपने पास रखना वो नहीं जानते थे। तो कहते हैं कि अगर आज आप एक सड़क पे बहुत अच्छी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, तो ये मत भूलो कि कल आप उसी सड़क पे जा रहे होगे और पैदल चल रहे होगे। यानी कि गाड़ी से पैदल या पैदल से गाड़ी पे अगर आप आए हैं, तो अपने दिमाग को एक जगह पे रखें, आजिज़ रहें और अपना पुराना वक्त याद रखें कि अगर आज आपके पास पैसा है, तो हो सकता है कि कल आप पिछले वाली कंडीशन में चले जाएँ। यानी कि जिस तरह पैसा आया है, पैसा जा भी तो सकता है। तो हमेशा वो लोग जो इस चीज़ को अपने ज़हन में रखते हैं कि जिस तरह हम अमीर हुए हैं, इसी तरह हम गरीब भी हो सकते हैं, वही पैसे को अपने पास रोक के रख सकते हैं, रोनाल्ड रील्ड की तरह। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि पैसे की भी एक साइकोलॉजी है। पैसा भी पहले देखता है कि ये बंदा मेरे काबिल है या नहीं है, उसकी साइकोलॉजी को देखता है। अगर पैसे की साइकोलॉजी और एक इंसान की साइकोलॉजी मैच कर रही है, तो पैसा उसके पास स्टे करता है। अगर वो मैच नहीं कर रही होती, तो फिर पैसा उससे भाग जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।